नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 25 के भावेश फला अध्याय के अंतर्गत द्वादश भाव के अधिपति अर्थात व्ययेश फलाध्याय को समझेंगे। उत्तर भारतीय कुंडली में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, यानी यह 12वां भाव है। इस 12वें भाव में उपस्थित राशि के अधिपति की इन 12 भाव में जो स्थिति है उसके आधार पर बृहत पराशर होरा शास्त्र जो फलित बताता है उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया गया है। द्वादश भाव का अधिपति को हम लोग व्ययेश कहते हैं, व्यय करने का अधिपति, या द्वादशेश कह सकते हैं। तो इस द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में लग्न में बैठा तो व्यक्ति व्ययशील होता है, मतलब वो हर जगह खर्चा कर रहा होता है, बड़ा खर्चीला होता है। कफ संबंधी व्याधि होती है, व्यक्ति को कफ से जुड़ी हुई कोई व्याधि हो सकती है, और धन विद्या से हीन होता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति के पास धन विद्या की कमी होती है। यदि व्यय भाव का अधिपति किसी की कुंडली में आप द्वितीय भाव में आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में व्यय करने वाला है, अर्थात ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में खर्चा करता है, धार्मिक है, प्रियवादी है, गुणी है और सुखी है। सामान्यतः यहाँ पर द्वादश भाव के अधिपति को द्वितीय भाव में बैठने के लिए बड़ा ही शुभ फल बताया गया है। फिर द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को भाइयों का सुख नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के पास भाइयों का सुख नहीं होता है। दूसरों से बैर करने वाला, ऐसा व्यक्ति हर किसी से झगड़ा किए रहेगा और अपने शरीर का पोषक, मतलब वो ज्यादा दुनिया की केयर नहीं करता, अपने शरीर का ही पोषण करता है, मतलब स्वार्थी किस्म का आदमी है, थोड़ा स्वार्थी आप समझ सकते हैं। फिर द्वादश भाव का अधिपति किसी की कुंडली में यदि चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख नहीं होता है, मातृ सुखहीन, यानी माता का सुख कम है, यानी माता उसकी या तो कम उम्र में ही नहीं रहेंगी या फिर दूर रहेंगी या उनको कोई शारीरिक कष्ट है। भूमि वाहन गृह से ही, ऐसे व्यक्ति के पास भूमि वाहन और घर भी शायद नहीं है, ऐसी बात ग्रंथ में बताई जा रही है। फिर द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पुत्र तथा विद्या से हीन है, ऐसे व्यक्ति के पास संतान और विद्या दोनों नहीं है। पुत्र के लिए व्यय करने वाला पहले तो है ही नहीं, और यदि है तो पुत्र के लिए ही सारा पैसा खर्चा करेगा ऐसा व्यक्ति। तीर्थ यात्रा में रत, और तीर्थ यात्रा करता है, घूमता फिरता है। द्वादश भाव का अधिपति यदि छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अपने ही लोगों से बैर लेगा, अपने ही लोगों से दुश्मनी लेता है, क्रोधी है, पापी है, दुखी है और परस्त्रीगामी है, यानी दूसरे की स्त्री में स्नेह रखता है। द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में सातवें भाव में बैठा हो तो वो स्त्री के लिए व्यय करने वाला है, यानी कि अपनी पत्नी के लिए खर्चा करता है। स्त्री सुख से ही, उसके पास स्त्री का सुख भी नहीं है और वह स्वयं भी बल विद्या से हीन है। सामान्य रूप से किसी भी कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति यदि सातवें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री के लिए खर्चा करेगा, उसके बाद भी उसको स्त्री का बहुत विशेष सुख नहीं मिलेगा और ऐसा व्यक्ति बल से हीन है, शक्ति से हीन है। द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में आठवें भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति सदा लाभ से युक्त है, इसको हमेशा लाभ होगा, इसकी हानि होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हानि का भाव का अधिपति चला गया गर्त में। और प्रिय वक्ता, अच्छा बोलने वाला, मध्यम आयु और सभी गुणों से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति के पास सभी प्रकार के गुण हैं। फिर द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में नवम भाव में मिल जाए तो गुरु से द्वेष, मित्रों से बैर और अपने कार्य को तत्पर रहता है, मतलब ऐसा आदमी अपने गुरु से थोड़ा द्वेष रखेगा, मित्रों से भी बैर रखेगा, मगर अपने काम में लगा रहेगा, थोड़ा स्वार्थी है, अपना काम जानता तो अपने काम के लिए तत्पर रहेगा। फिर द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में दसम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति राजकुल से व्यय,
अर्थात पुराने समय में राजा के खानदान वाले पैसा ले लेंगे, ऐसी बात कही जाए, राजा के खानदान वाले खर्चा करा रहे हैं। आज के कालखंड में आप ये समझिए कि व्यक्ति को टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है, पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। और अल्प पितृ सुख अर्थात पिता का सुख थोड़ा कम है। फिर द्वादश भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में एकादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के सारे लाभ रुक जाते हैं, थोड़े रुके रुके से रहते हैं, मतलब उसको जल्दी लाभ नहीं मिलता है। मगर एक चीज बात है कि दूसरे के द्वारा रक्षित धन की प्राप्ति, इसमें एक विशेष फल है कि दूसरे लोगों ने अपने लिए जो धन को रक्षा करके रखा हुआ है वह इसको मिल सकता है। फिर यदि द्वादश भाव का अधिपति द्वादश भाव में ही बैठा हो तो क्षीण शारीरिक सुख, क्रोधी और द्वेष रखने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति द्वेष रखेगा लोगों से, क्रोधी रहेगा और उसको शारीरिक कष्ट है, थोड़ा क्षीण शारीरिक सुख है। आज हम लोगों ने इस वीडियो में बृहत पराशर होरा शास्त्र के 25वें अध्याय को संपन्न कर लिया और पिछले 11 वीडियो और बने हुए हैं, उनके माध्यम से आप इस पूरे अध्याय को समझ सकते हैं। और यह भी समझना पड़ेगा कि प्रत्येक भावेश दो भावों का मालिक था, तो यदि किसी एक भाव में एक बात और दूसरे भाव में विपरीत बात आ रही है तो वह फल समाप्त हो जाएगा, वह फल नहीं गिना जाएगा। यदि एक ही भावेश दो विभिन्न भावों का अधिपति होकर के दो विभिन्न प्रकार के फल कह रहा है तो उसका फल वहां पर दोनों फल समाप्त समझिए, एक बात। दूसरी बात, जिस भी भावेश का फल आप कह रहे हैं वह उसके बल पर भी निर्भर करता है। यदि भावेश बली है तो उसका फल महत्वपूर्ण ढंग से मिलेगा, और यदि भावेश का बल क्षीण है तो उसका बल, उसका द्वारा कही गई फलित, उसके द्वारा दिया गया फल मिलने की संभावना बहुत कम हो गई। तो इनके बल को समझते हुए और इनके दोनों भाव के आधिपत्य को समझते हुए फलित कहना चाहिए। बहुत तारतम्य स्थापित करना पड़ता है, उसके बाद कहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि देश काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। इसके लिए पहले किसी अनुभवी गुरु से सीखें फिर फलित करें। इसके अतिरिक्त मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितना भी हमने फलित बताया है इसमें शब्दशः इसको प्रयोग ना करें, उसके मूल तत्व को समझें, जो बात कही जा रही है उसके मूल को समझें और मूल बात को ही एलोबरेट करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और फिर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता है। पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी के साथ बैठिए, सीखिए, फिर आप ज्योतिष को अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली में देखा और किसी को कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दी, ऐसा बात करने से बचना चाहिए और सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। आपका यदि कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।